नमस्कार, एक बार फिर आपके सम्मुख हाजिर हूं अपना साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता लेकर। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें दिल्ली से आई हैं तो कुछ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास से। हर तरफ चर्चा गर्म है इन तस्वीरों को लेकर, पर इन्हीं तस्वीरों के बीच एक बेहद सुखद तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ से भी सामने आई है। ना आपदा की नहीं, बल्कि आपदा से जूझते दो युवकों की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए केदारनाथ की भारी तबाही के बीच 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। तमाम राजनीतिक तस्वीरों के बीच इस तस्वीर ने सबके दिल को जीत लिया। जो आपदा में फंसे थे उनके भी, और उनके भी जिनके परिजनों की जान बची। उत्तराखंड एक बार फिर से आपदाओं का सामना कर रहा है और पहाड़ सा दिल रखने वाले यहां के लोग इन आपदाओं से निपटने में लगे हैं। खासतौर पर केदार घाटी में जिस तरह स्थानीय लोग आपदा में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की संजीदगी को दिखाता है। स्थानीय लोगों ने जिस तरह से लोगों के लिए खाना पानी इत्यादि की व्यवस्था की, वो काबिले तारीफ है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि यात्रा के दौरान यहाँ लोग खाना पीना और अन्य ज़रूरी चीज़ें महंगी कर देते हैं, घोड़े खच्चर वाले मनमानी करते हैं, आज उन लोगों को ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह लोग अपना सब कुछ छोड़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं, अपने खर्च पर फंसे हर ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में नदी के दूसरी तरफ घोड़ा खच्चर का संचालन करने वाले केदार घाटी के तोलंगा गांव निवासी सुरेंद्र और धनपुर रतुड़ा के सतपाल ने कैसे एक बड़ा काम किया, वो भी देखा जाना चाहिए। कैसे ये दोनों युवक आपदा में फंसे 1000 से ज्यादा यात्रियों के लिए देवदूत साबित हुए। इन दोनों युवकों ने बिना अपनी जान की परवाह किए 1 अगस्त सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग स्थानों पर 1000 से अधिक यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू कैसे किया, कैसे उनकी जान बचाई, ये जरूर देखना चाहिए। मंदाकिनी नदी के उफान के बीच पहले इन दोनों युवकों ने मुख्य पैदल मार्ग पर फंसे हुए 50 लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद ये दोनों युवा मोबाइल की रोशनी में 2 किलोमीटर आगे रामबाड़ा गए, जहां पर 100 से अधिक यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे, जिन्हें उन्होंने हाथ पकड़कर और एक दूसरे का सहारा बनाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसके बाद इन दोनों युवकों को सूचना मिली कि छोटी लिंचोली में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। जैसे तैसे रात गुजरने के बाद सुबह 5 बजे दोनों युवक घोड़ा खच्चरों की लगाम, प्लास्टिक पाइप और गमछे लेकर छोटी लिंचोली पहुंचे, जहां पर हिमखंड जोन में पूरा रास्ता ध्वस्त हो चुका था। यहां कई मीटर गहरी खाई बन गई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। यहां 800 लोग फंसे थे, जिसमें ज्यादातर केदारनाथ से दर्शन कर लौटने वाले लोग थे। इन श्रद्धालुओं में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। सुरेंद्र और सतपाल ने सबसे पहले मुख्य रास्ते से करीब 400 मीटर ऊपर 1 फीट चौड़ा और 20 मीटर लंबा अस्थायी रास्ता बिना प्रशासन की मदद के तैयार किया। इसके बाद लगाम, प्लास्टिक पाइप और गमछों का एक सिरा पेड़ पर बांधकर नीचे उतरे, जहां यात्री फंसे हुए थे। इसके बाद एक एक कर यात्रियों को सकुशल ऊपर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया। इसके बाद सभी को 400 मीटर नीचे पगडंडी से मुख्य रास्ते तक सुरक्षित पहुंचाया। बिना रुके थके ये दोनों युवा लोगों को निकालते रहे। स्वयं सेक्टर मजिस्ट्रेट ने भी इन दोनों युवाओं के कार्यकौशल की प्रशंसा की। ये वही घोड़े खच्चर चलाने वाले युवा हैं जिनको अक्सर कोसा जाता रहता है। यकीनन बाद में शासन प्रशासन ने भी जोर आजमाइश कर बाद में लोगों का रेस्क्यू जारी रखा, पर जब सबसे बड़ी जरूरत थी तो ये ही युवक वहां मौजूद थे, अपनी जान हथेली पर रख लोगों की जान बचाने के लिए। उत्तराखंड में 70 विधायकों को और 5 लोकसभा सांसदों को प्रदेश की जनता ने चुना है, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा में और लोकसभा में। कितनी हुई, इस पर भी जरा नजर डालना जरूरी हो जाता है। आपदा हर साल ही लगभग आती है, पर इस बार की आपदा की घड़ी में कितने नेताओं ने जमीन पर आकर लोगों का हालचाल जाना, उनको कितनी राहत यथाशीघ्र पहुंचे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। अगर आप ऐसे नेताओं को गिनना शुरू करेंगे तो शायद आपकी गिनती शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड में 70 विधायक हैं, उनमें कितने ही मंत्री बने हैं। कम से कम इस प्रदेश के मंत्रियों की तो जिम्मेदारी बनती ही है कि वो इन क्षेत्रों में जाकर लोगों को राहत पहुंचाएं। चुनाव प्रचार होता तो जरूर नेता वहां पहुंचते, क्योंकि पार्टी में अपना कद बनाए रखने की जरूरत होती है। केदारनाथ में अभी हालात खराब हैं और जल्दी ही यहां पर उपचुनाव होने हैं। आप सभी तब देखना जब यहां पर चुनाव होंगे, उस समय नेता
खुद ब खुद वहां पर मौजूद होंगे जनता का हमदर्द बनते हुए, मगर आजकल वो गायब हैं कुछ को छोड़कर। एक सवाल जो आज हर नागरिक पूछ रहा है, न केवल उत्तराखंड प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों से, कि आखिर बार बार आपदा आने का कारण क्या है। इस पर हमारे नेता सोचते क्या हैं। लगातार 3 बार भाजपा को 5 सांसद जिताने वाले लोग जानना चाहते हैं कि उनके सांसद सदन में कितना इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अफसोस इस मुद्दे को कोई तवज्जो दे नहीं पाता। मात्र इसे एक प्राकृतिक आपदा बताकर इससे पल्ला हर बार झाड़ लिया जाता है। हमारे सांसद तो इतने काबिल हैं कि 2 बार केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी सदन में बोलना क्या है ये नहीं जानते। हाल ही में मंत्री अजय टम्टा का वीडियो आप सबने देखा होगा, किस तरह उन्होंने भरे सदन में न केवल अपनी बल्कि पूरे उत्तराखंड की फजीहत करा दी। अजय भट्ट और रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा लगातार सांसद बनते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात वो कितनी मजबूत तरीके से सदन में रख पाए हैं इसका शायद ही किसी को पता हो। यहाँ की किसी समस्या को कभी सदन में उठाते हुए यहाँ के माननीयों को किसी ने देखा हो, ऐसा याद करो तो याद आता नहीं। हाँ, एक भी मौका प्रधानमंत्री की तारीफों के कसीदे पढ़ने का ये सांसद कभी छोड़ते नहीं। वो भूल जाते हैं कि जनता ने उनको क्यों देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में भेजा है। वैसे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने उत्तराखंड की पीड़ा को जिस खूबसूरती के साथ सदन के सामने रखा है, वो न केवल इस उत्तराखंड के नेताओं को बल्कि इस प्रदेश की जनता को भी देखना चाहिए। किस खूबसूरती से छत्तीसगढ़ में रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के मामलों के बारे में बोलकर अपने आप को उन सांसदों से ऊंचा उठा दिया जो बाकायदा इस प्रदेश ने चुनकर भेजे हैं। वहां पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शियलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। कारणों पर अगर बात न की तो अधूरी रह जाएगी ये खबर, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा ही है जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा त्रासदी का कारण बन रहा है। विकास के नाम पर अंधाधुंध कटान इस प्रदेश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, लेकिन आज भी अफसोस इस बात का है कि ये विषय यहाँ के किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में शामिल नहीं है, जबकि ये उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भला हो समाज के उस संवेदनशील वर्ग का जो आज भी पर्यावरण के प्रति चिंतित नजर आते हैं। अभी हाल ही में बारिश से पहले जिस तरह से हीट वेव ने पूरे उत्तराखंड का तापमान जबरदस्त तरीके से बढ़ाया वो चिंताजनक है। देहरादून ने भी अपना पुराना अस्तित्व खोया है। एक अव्यवस्थित अस्थायी राजधानी के तौर पर उभर रहा देहरादून शहर भी अब वो शहर नहीं रह गया जो कभी अंग्रेज अधिकारियों की पसंद था, जिसके मौसम के दीवाने पूरे देश के लोग हुआ करते थे। अभी हाल ही में जब भीषण गर्मी और हीट वेव से देहरादून शहर तप रहा था तो सरकार एक ऐसा फैसला करती है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए कई जगह सालों पुराने पेड़ काटे जाएंगे। बाकायदा उनका चिन्हीकरण कर भी लिया गया। हीट वेव से तप रहे शहर में जब ये फैसला कुछ चिंतनशील लोगों को पता चला तो उन्होंने 43 डिग्री तापमान में घर से बाहर निकलकर इन पेड़ों को बचाने की आवाज उठाई। तब जाकर सरकार के कानों में इनकी आवाज गूंजी और इन पेड़ों को काटने का आदेश वापस लिया गया। लेकिन पेड़ काटने के आदेश पर न विपक्ष का कोई प्रदर्शन हुआ, न सरकार का कोई नेता बोला। इससे आप समझ सकते हैं कि इस हिमालय राज्य जो एक अति संवेदनशील राज्यों में आता है, उसके पर्यावरण की चिंता हमारे नेताओं और पार्टियों को कितनी है। देहरादून के ये पेड़ तो कटने से बच गए, लेकिन अभी भी इस प्रदेश में कई योजनाओं के नाम पर पेड़ों का कटान जारी है। राजधानी की बात हो ही रही है तो उत्तराखंड की एक और राजधानी की बात कर लेते हैं, जिसको हमारी सरकार भूले बिसरे याद करती है। और एक बार फिर वो याद सरकार की ताज़ा हुई है। सरकार ने पहाड़ की इस राजधानी, माफ कीजिएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी पर एहसान करते हुए यहां 3 दिन का विधानसभा सत्र कराने की घोषणा की है। विपक्ष इस 3 दिन के समय को नाकाफी बता रहा है। गैरसैंण से उत्तराखंड आंदोलनकारियों और पहाड़ के जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए सरकार की यहां सत्र कराने की मजबूरी है। बाकी ये भी सामने आ ही चुका है कि यहाँ के विधायक जो खुद पहाड़ से चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद पहाड़ को भूलकर पहाड़ पर चढ़ना ही नहीं चाहते, वो खुद भी गैरसैंण को गैर करते दिखाई दिए हैं।
याद कीजिए पिछला विधानसभा सत्र जब ठंड बहुत है ये कहकर प्रदेश के 70 में से 40 विधायकों ने बाकायदा पत्र लिखकर गैरसैंण में सत्र न कराने की मांग की थी। अब सरकार ने गैरसैंण में 3 दिन का सत्र आहूत किया है। 3 दिन का सत्र समाप्त और फिर से गैरसैंण हमारे प्रदेश के नेताओं के लिए गैर। खैर आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण को गैर करते करते हमारे कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड को 2 भागों में बांटने का काम किया है। खैर राजनीति आज इस प्रदेश में इतनी हावी है कि एक छोटे प्रदेश को भी हमारे राजनेता क्षेत्रवार बांटने से चूकते नहीं। गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति उत्तराखंड में राज्य बनने से ही दिखाई देती है। कभी गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप नेता लगाते हैं तो कभी कुमाऊं की। इस सब के बीच उत्तराखंड कहाँ है ये कोई नहीं जानता। नेताओं की गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति इस प्रदेश में राजनीतिक दलों में धड़ेबाजी के रूप में साफ दिखाई देती है। हाल ही में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान ने एक बार फिर से गढ़वाल कुमाऊं के मुद्दे को हवा दे दी है। हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर धामी सरकार पर क्षेत्रवाद करने का आरोप लगाया है। मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की आड़ में हरक सिंह रावत ने धामी सरकार को घेर लिया है और उन पर क्षेत्रवाद करने का संकीर्ण मानसिकता का आरोप मढ़ दिया है। ये ठीक है, कैची धाम का अपना महत्व है, वही नहीं कह कैची धाम का महत्व नहीं है। मैं जगेश्वर धाम का भी महत्व है, लेकिन हम जगेश्वर से केदारनाथ की तुलना नहीं कर सकते, बद्रीनाथ से जो है कैची धाम की तुलना नहीं कर सकते। हर मंदिर का हर मठ का अपना महत्व है जिसको जहाँ जाना है। लेकिन आप अगर इस तरह जानबूझ के यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, उससे लोगों में आक्रोश है, लोगों में पीड़ा है, लोगों के मानसिकता संकीर्ण हो गई। कुछ लोग इस संकीर्ण मानसिकता को लेकर काम कर रहे हैं। पर सवाल यह भी है कि क्या सच में धामी सरकार में क्षेत्र विशेष को तवज्जो मिल रही है? हरक सिंह रावत तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर धामी सरकार का जवाब क्या होगा? जो भी हो, पर जरूरी भी है और बेहद महत्वपूर्ण भी। गढ़वाल के बीजेपी नेता जिस तरह दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं, ये मुलाकातें हरक सिंह के दावे को मजबूत करती नजर आ रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के अंदर भी गढ़वाल का एक धड़ा एकजुट हो रहा है? बहरहाल एक बार फिर हरक सिंह रावत ने कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल का राग छेड़ दिया है। अब ये क्या सियासी रंग दिखाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। वैसे हरक सिंह रावत ने इतने साल मंत्री रहते हुए कुमाऊं मंडल के लिए किया क्या है? गढ़वाल के नेता होते हुए भी ये भी सवाल है। आखिर क्यों वो अपने आप को गढ़वाल का शेर कहने पर प्रफुल्लित हो उठते हैं? यकीनन एक उंगली अगर किसी की तरफ की जाए तो बाकी की 4 उंगलियां अपनी तरफ ही इशारा कर देती हैं। अब एक और खबर पर नजर डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर जो प्रदेश में सुर्खियों में रही वो थी एक आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट विकेश नेगी के जिला बदर यानी जिले से तड़ीपार करने की। सवाल ये उठा कि आखिर एक एडवोकेट को सरकार ने जिला बदर क्यों किया? आखिर उसका कसूर क्या था? एडवोकेट विकेश नेगी पर कई मुकदमे बताए जा रहे हैं। अब ये मुकदमे कितने सही और कितने गलत, इसका निवारण तो माननीय अदालत में ही होगा। अगर कुछ गलत आपराधिक कार्य उनके द्वारा सही में किया गया है तो उनकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मगर इन मुकदमों से इतर विकेश नेगी कई खुलासे ऐसे कर चुके हैं जिससे सरकार की बहुत बदनामी हुई है। मेयर की संपत्ति को लेकर और उद्यान विभाग के घोटाले को लेकर उनके खुलासे के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा उनका वो कदम रहा जब उन्होंने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम को लेकर पीएमओ में शिकायत कर दी। शिकायत में सैन्य धाम के निर्माण की कार्यदायी एजेंसी उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास निर्माण निगम की भूमिका पर सवाल उठाए गए। विकेश नेगी ने जुलाई माह में देहरादून के पुरकुल में निर्माणाधीन सैन्य धाम की लागत बढ़ोतरी, टेंडर प्रक्रिया समेत अन्य मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने दस्तावेज समेत घोटाले के बारे में खुलासा किया था। लेकिन 25 जुलाई को ही जिला पुलिस प्रशासन ने विकेश नेगी को जिला बदर कर दिया। पुलिस की जांच रिपोर्ट में विकेश नेगी पर दर्ज विभिन्न मुकदमों का जिक्र किया गया था। सवाल ये भी उठता है कि जिन मुकदमों का हवाला पुलिस दे रही है वो तो पहले से ही उन पर चल रहे थे, फिर पहले उनको जिला बदर क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो खुलासे वो कर रहे थे उससे किसी को परेशानी हो रही थी? कहीं सैन्य धाम का मामला बढ़ने से तो ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया? इसका जवाब वाकई तलाशने की जरूरत है। वैसे जिला बदर किए गए आरटीआई एक्टिविस्ट
व अधिवक्ता के सैन्य धाम निर्माण घपले के मामले का प्रधानमंत्री कार्यालय व सीबीआई ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। विकेश नेगी ने 15 जुलाई को सैन्य धाम निर्माण से जुड़े दस्तावेज नत्थी करते हुए सीबीआई व पीएमओ कार्यालय को शिकायती पत्र भेजा, जिसका संज्ञान पीएमओ के साथ ही सीबीआई ने भी लिया। विकेश नेगी की शिकायत का उल्लेख करते हुए पीएमओ कार्यालय ने 22 जुलाई को सीबीआई की दून शाखा से 25 जुलाई को प्रदेश शासन की मुखिया राधा रतूड़ी को पत्र भेजा था। पीएमओ से शासन को भेजे गए पत्र में विकेश नेगी से प्राप्त मौखिक अभ्यावेदन का सार यथोचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने के लिए अपेक्षा की गई है। लिखा गया है कि कृपया याचिकाकर्ता को जवाब भेज दिया जाए और इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करा दी जाए। जानकारों की माने तो यही सबसे बड़ा कारण रहा जो आरटीआई एक्टिविस्ट पर इस तरह की कार्रवाई की गई। दूसरी ओर सीबीआई की दून ब्रांच प्रभारी ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में शिकायत की जांच अपने स्तर से कराने को भी कहा है। मामला पीएमओ और सीबीआई स्तर तक पहुंच गया है तो एक नजर सैन्य धाम से जुड़ी शिकायत पर भी डाल लेते हैं, जिस पर यह बवाल मचा था। दरअसल यह प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सैन्य धाम के निर्माण के लिए अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार ने दी है। यह प्रोजेक्ट 8 नवंबर 2023 तक पूरा होना था। अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। शुरुआती दौर में 48 करोड़ का बजट भी बढ़कर अब 99 करोड़ हो गया है। शिकायत में सैन्य धाम के निर्माण की कार्यदायी एजेंसी उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास निर्माण निगम की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम ने ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया। पोर्टल पर जारी ये टेंडर 48 करोड़ का था। इसमें 2 कंपनियां मैसेज शिव कुमार अग्रवाल और मैसेज MHPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भाग लिया। इस टेंडर को विभाग ने निरस्त कर दिया और दोबारा से निविदा आमंत्रित की गई। तत्कालीन वित्त निदेशक ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया और पूछा कि ये तकनीकी बिड खोली ही क्यों गई, लेकिन इस आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया। शिकायत में कहा गया था कि निगम ने इतनी बड़ी धनराशि का टेंडर बिना प्रशासनिक अनुमति के जारी किया। टेंडर के लिए जिन 2 कंपनियों ने निविदाएं दी, उनके स्टाम्प और नोटरी एक ही टेंडर वेंडर से लिए गए हैं। दोबारा अल्पकालीन टेंडर जारी किया गया और इसके लिए दोबारा से उन्हीं 2 कंपनियों ने आवेदन किया। इस बार यह ठेका मैसर शिव कुमार अग्रवाल को दे दिया गया। टेंडर की धनराशि अब 49 करोड़ कर दी गई थी। आरोप है कि विभाग ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कंटीजेंसी का लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए भी छोड़ दिया। टेंडर ओवर प्राइस था और इसे ग्लोबल नहीं किया गया। इंजीनियरों और संबंधित अफसरों ने बेहद लापरवाही बरती और 48 करोड़ का प्रोजेक्ट 1 साल में बढ़ाकर 99 करोड़ हो गया। ठेकेदार को निविदा शर्तों के विपरीत समय समय पर अग्रिम भुगतान किया गया। अब तक 35 करोड़ 94 लाख का भुगतान किया जा चुका है। यही नहीं, ठेकेदार को बिना निविदा के ही लगभग 7 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त कार्य भी आवंटित कर दिए गए। निविदा के दौरान ठेकेदार की बिड कैपेसिटी को मापा जाता है। इस आधार पर ठेकेदार शिव कुमार अग्रवाल की बिड कैपेसिटी लगभग 56 करोड़ है, लेकिन अब यह कार्य 100 करोड़ का हो चुका है। इस तरह के सवाल जब उठे तो भला विकेश नेगी जो शिकायतकर्ता थे उनको जिला बदर करके क्या इन शिकायतों पर पर्दा डालने का काम किया गया? इसका सही जवाब तो जिला बदर हुए विकेश नेगी या फिर प्रशासन ही दे पाएंगे। इन तमाम टेंशन भरी खबरों के बीच इस हफ्ते उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। अपनी पंचायत में बेहतरीन काम करने के लिए देश भर की 150 महिला जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड की 4 महिला जनप्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मान के लिए चयनित किया गया है। इनमें पौड़ी की मनीषा बहुगुणा, पिथौरागढ़ की ममता बोरा, विकासनगर की तबस्सुम इमरान और दून की मीनू छेत्री भी शामिल हैं। विकासखंड खिरसू के ग्राम पंचायत मरखोड़ा की ग्राम प्रधान मनीषा बहुगुणा को स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। वह ग्राम पंचायत में मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। मनीषा गांव में 60 से अधिक ग्रामीण महिलाओं युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिला चुकी हैं। 25 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देश सिलाई सेंटर चला आजीविका का रास्ता खोल चुकी हैं। वे ग्रामीणों को जैम, जेली, जूस, रिंगाल की टोकरी सहित अन्य उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी दे चुकी हैं। पंचायत में बांज, काफल, बुराज सहित अन्य कई प्रजाति के पौधे रोपकर हरा भरा जंगल भी तैयार कर चुकी हैं। सेब का बगीचा भी विकसित कर रही हैं। उन्हें उत्तराखंड गौरव रत्न व महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिल चुका है। वह श्रीनगर में अपना कंप्यूटर सेंटर छोड़ रिवर्स पलायन कर महिलाओं के सशक्तिकरण में लगातार जुटी हुई हैं। इस तरह के हौसलों और लगन को देखकर तो हम यही कहना चाहेंगे कि शक्ति अपने कर्मों में रखो, अपनी आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं।
आज के अनकट हफ्ता में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।